श्रम मंत्रालय के तीनों हमारे जो मंडल हैं, निगम मंडल, उनकी मैंने समीक्षा बैठक की थी। इनका अंतराल वास्तव में तो 4 महीने होना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष का अंतराल था, वो विलंब हुआ है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि वर्ष में 3 बार ये बैठकें नियमित होंगी। और इसमें जो पहला निर्णय है वो है जो हमारे आवासीय श्रम विद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़ाना। अभी 4 की संख्या में वो हैं, उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत कुछ हमको भी सोचने और समझने का मौका मिल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर, उनका स्तर नवोदय विश्वविद्यालय की तरह है, लेकिन फर्क है कि नवोदय विद्यालय में मेधावी छात्र जाते हैं, जिनके परिवार या जिनका बैकग्राउंड बहुत बेहतर होता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो श्रमिकों के बच्चे होते हैं, जिसमें अनेक तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो उसके बावजूद भी उसमें आईआईटी में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने में उन्होंने सफलता अर्जित की है। ये बड़ी सफलता है। लेकिन अभी भी हमारे पास में चैलेंजेस हैं और मैंने उसके नाते निर्देश भी दिए हैं कि हम साइकोलॉजी की टीम वहां अपॉइंट कर रहे हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकें। दूसरा जो हमारा फैसला है कि अभी तक रैन बसेरा जैसी कॉन्सेप्ट चलता था, तो जो 18 महानगर हमारे हैं वहां पर हमने श्रमिक आवास भवन की कॉन्सेप्ट के साथ में ये भवन तैयार करने की कोशिश की है। जैसे हम रेस्ट हाउस में जाते हैं उस स्तर पर सुविधाएं हम उनको दे पाएं। और स्थान के चयन में हमने ये तय किया कि जहां पर मजदूर आकर या तो इकट्ठे होते हैं या ट्रांजेक्ट करते हैं, ऐसी जगह पर ये हों। और उसके बाद में ये प्रयोग मैं जब देश में काम कर रहा था मजदूरों के बीच में, तो ये बड़ी कठिनाई है। हम सामान्यतः जिनके यहाँ वो काम करने जाते हैं उनकी सुविधाओं पर ही आश्रित होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिट प्लेस है जहां पर वो आते और जाते हैं वहां पर कोई व्यवस्थाएं उतनी प्रॉपर नहीं है। इसलिए महानगरों में ये समस्या बड़ी विकराल है। और इसलिए पहले चरण में हमने महानगरों में 18 जगह पर ये श्रमिक विश्राम गृह की कल्पना की है, जिसको हमने शुरू किया है। एक अभी हमारी जो नीति थी उसमें सिर्फ मजदूर को ही लाभ मिलता था, चाहे वो अंत्येष्टि का लाभ हो या अन्य। जैसे मैं चेयरमैन हूं तो मैं अपने विवेकाधिकार के कोटे से मजदूर को ही कोई लाभ दे सकता था। मैंने इसके बढ़ाया है और जो भारत सरकार की परिभाषा है परिवार की, उसमें माता, पिता, पत्नी और अंत्येष्टि जैसी जगह में हमने पुत्र पुत्री का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन कभी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता हूं। पर जो हमारी भारतीय परंपरा है उस नाते हमने इस हिस्से को छोड़कर बाकी जो सुविधाएं उनको मिलती है उसमें परिवार का विस्तार किया है कि श्रमिक और श्रमिक के आश्रित परिवार के लोगों को अब योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिव्यांग जो होंगे, वो जो हमारे श्रमिक हैं, वो अब ई स्कूटर ले सकेंगे और तय की। पर मुझे लगता है कि अभी जानकारी का अभाव है। पिछले वर्ष ही ये पहला बैच ही अभी निकला है और उसमें 80% लोगों का प्लेसमेंट हो गया। 2 इसलिए रह गए क्योंकि उनकी उम्र कम थी और जल्दी एडमिशन उन्होंने ले लिया। तो क्योंकि उनकी एज जो चाहिए थी उससे वो 1 साल कम है, तो अगले साल उनका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में आप सबको भी जानकारी होगी, लोग आपके पास तो शिकायत करते ही रहे होंगे। मैंने 1 जुलाई को एक आदेश निकाला था, जिसके कारण मैंने सारे निर्माण कार्यों पर और कुछ फंड पैटर्न पर रोक लगाई थी। वो निश्चित रूप से शिकायतें आपके पास आई होंगी, लेकिन मैंने अभी 4 दिन पहले उस प्रतिबंध को हटाया और मैंने पहले से तय किया था कि हमें कुछ चीजें बदलनी थी। जैसे मैंने पंचायत भवन का मॉडल बदला है और ये मॉडल है कि यदि अब जो पंचायत भवन बनेंगे उसका बेस मतलब इतना मजबूत होगा कि 1+2 के आधार पर ही वो बेस होगा। इसलिए अभी जरूरत के आधार पर जो पंचायत भवन बनेगा वो ई पंचायत को
ध्यान में रखकर आने वाले 50 साल तक रिक्वायरमेंट कम नहीं होनी चाहिए। वो भवन तो भी बनेगा, लेकिन उसकी प्लंथ से अभी से वो होगा कि ऊपर 2 मंजिल और वो जा सकता है, जो उसकी पहली शर्त है। दूसरा, 1400, मैंने जब पहली संख्या ली थी तो 1400 नए पंचायतें बनी थी, जहां भवन होने का सवाल ही नहीं था। बाद में ये संख्या 2829 आई है। तो मैंने अभी 4 दिन पहले 1400 ग्राम पंचायतों को एक मुश्त उसी नए नक्शे के साथ स्वीकृति दी है, और मैंने ये अपेक्षा की है कि टेंडर की प्रक्रिया जलाशय होगी, अलग अलग नहीं होगी, और 1 नवंबर को इसके भूमि पूजन होंगे। सरपंच करे, जो जनप्रतिनिधि हों वो करें, उसके लिए कोई अलग से वो नहीं करेंगे। और अगले 2 अक्टूबर 2025 को क्या हम पहली बैठक इस नए पंचायत भवन में कर सकते हैं, ये मैंने लक्ष्य रखा है। प्लान का दूसरा हिस्सा ये है कि 2.5 साल बचे हैं पंचायत के चुनाव होने के लिए। तो इन 2.5 सालों में क्या मैं मध्य प्रदेश को ये घोषित कर पाऊंगा कि ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें पंचायत भवन ना हो और एक सामुदायिक भवन ना हो। ये मेरा लक्ष्य है, और इस नाते ही मैंने ये प्रतिबंध लगाया था। और उस प्रतिबंध का जो तीसरा बिंदु है, वो शायद इतना डिटेल इसमें लिखा नहीं होगा कि 2 लाख अधूरे काम पूरे हुए इन 4 महीनों में, 1 जुलाई से लेकर अब तक। अभी प्रसाद हमारे अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। तो शुरू में लोगों को शायद कुछ तकलीफ हुई होगी, बहुत जानकारी आप तक आई होगी, लेकिन उसके ये परिणाम है। और मेरा बिल्कुल लक्षित है, और मैं 2.5 साल बाद निश्चित रूप से, और मैं आपसे भी कहूंगा कि हमें जानकारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि जो 25 साल पुराने हमारे पंचायत भवन है, उनकी कैपेसिटी ई पंचायत के लायक नहीं है। जो हमारा नया पंचायत भवन है, उसमें इंजीनियर को बैठने की अलग व्यवस्था है, सरपंच के साथ मीटिंग हॉल है। आज मुझे सरपंच संघों के प्रतिनिधि मिले थे, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 है मूलतः, एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। उनने जो बहुत सारे बिंदु मुझे दिए थे, मैंने उनके साथ बैठकर बात की। तो मैंने उनको जब ये बात, तो बोले हमको ये बात पता चल गई है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मुझे लगता है मेरा रोड मैप है 2.5 साल का, कि जिसमें हर पंचायत में मध्य प्रदेश के एक सामुदायिक भवन और व्यवस्थित पंचायत भवन हो जाए। पुराने होंगे तो उनको भी डिसमेंटल करके हम बनाएंगे।